अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस तब्दीली में अहम चीज़ है मौसमियाती तब्दीली। लोग ये समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली शायद दर्जा हरारत में तब्दीली का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी का आगाज़ है। दुनिया क्योंकि आपस में कनेक्टेड है और जब एक चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ता है तो तमाम जगह जो इस चीज़ के साथ कनेक्ट होती हैं उस पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसी हवाले से पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों एसईओ का इजलास हुआ है। उसमें भी बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे आज के गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शफीक अहमद कंबो, उस्ताद हैं, स्कॉलर हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी अबूर रखते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ये मौसमियाती तब्दीली क्या है और ये माहौलियाती तब्दीली क्या है? जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मेरे जैसे एक माहौलियात के तालिब इल्म के लिए एक बड़ा साए ऑफ रिलीफ है कि पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली के ऊपर जो है वो गुफ्तगू न सिर्फ पॉलिसी मेकर या हुकूमती सतह पे बल्कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी इस इशू के ऊपर बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि बेहतौर हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम अपने पड़ोसी के घर में लगी हुई आग से अब आंखें बंद करके नहीं रह सकते, क्योंकि वो आग अब हमारे घर तक भी आने वाली है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त दुनिया भर में जो उसके मनफी असरात पूरी दुनिया में वो अपनी लपेट में ले रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त हम बहुत सारे ऐसे वाकयात जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं वो उनको हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमें ज़रूरत है कि मीडिया पे हम इस इशू के ऊपर जो गुफ्तगू है, जो बयानियाँ है, उसको हम एक्टिवली जो है उसको हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करें, उसको फ्रेम करें। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसे अमल का नाम है जो कि बुनियादी तौर पे कुर्राए अरज में, यानी जो ज़मीन के गिरदा गिर्द हवाओं का हाला है, इसमें बाज़ ऐसी गैसेस के इर्तिकाज़ के नतीजे में ज़मीन के दर्जा हरारत के बढ़ने के नतीजे में होने वाला एक अमल है, जिसकी वजह से दुनिया में जो वेदर पैटर्न थे, जो माहौल, जो हमारे यहाँ मौसमों के जो रवायती जो पैटर्न्स थे वो सारे चेंज हो गए हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी वजह है बाज़ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि इंसानी एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस के नतीजे में गुज़िश्ता 200 सालों में इंसानों ने बाद ऐसी एक्टिविटीज और एक्शंस किए हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पे ये गैसेस खारिज की हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनके अंदर हरारत को अपने अंदर कैद करने की सलाहियत होती है। ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस तरह से वाटर वेपर्स या ग्राउंड लेवल जो ओजोन है, ये चंद मारूफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये गैसेस इंसानों ने अपने मुख्तलिफ एक्शंस के नतीजे में खारिज किए हैं। मसलन सबसे ज़्यादा जो कार्बन गैसेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में हमारे गिरदा गिर्द ज़मीन के गिर्द पाई जाती हैं, ये इंसानों ने फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने के नतीजे में ये है इनके खराज में इजाफा किया है। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? बेसिकली ये वो सारे ईंधन हैं जो हम अपनी ट्रांसपोर्ट के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर बेतहाशा गुज़िश्ता 200 सालों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब से दुनिया ने ये जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और सनती इनकलाब आया है, तो सनती इनकलाब में के आने के नतीजे में सनतें और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है उसका ये पहिया चलाने के लिए हमने ज़मीन में से ऐसे ईंधन निकाले हैं जिनको जलाने के नतीजे में, कंबस्ट करने के नतीजे में हम बड़े पैमाने पे कार्बन की गैसेस के अखराज का बायस बने हैं। और वो गैसेस जो हैं वो जमीन के गिरदा गिर्द, इसकी एटमॉस्फेयर में, कुर्राए अर्ज में यहीं पे रहती हैं। 1000 साल तक उनका मॉलिक्यूल जमीन से बाहर नहीं जा सकता, लिहाजा वो जमीन के गिरदा गिर्दी गर्दश करती रहती हैं और सूरज से आने वाली हरारत को अपने अंदर जज़ब करती रहती हैं। और गुज़िश्ता 200 सालों से वो इतने बड़े पैमाने पे हमने खारिज की हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पे सूरज से आने वाली गैस को अपने हरारत को अपने अंदर कैद कर लिया है, जिसके नतीजे में इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड है। ये वो गैस है जो कि हम
किसान जो हैं जब खेतों को बड़े पैमाने पे मसनूई खादें फेंकते हैं तो उन खादों को पानी लगने के नतीजे में फिर उन खादों में से नाइट्रस ऑक्साइड नामी एक ग्रीन हाउस गैस निकलती है। फिर इसी तरह से एक गैस मीथेन गैस है जो कि इंसान बड़े पैमाने पे खारिज कर रहे हैं। जो हम जानवर पालते हैं, गाय, भैंस, बकरियां, लाइव स्टॉक सेक्टर, वो जब जो उनका उनको हम कहते हैं काओ बर्ड्स, जो वो सब्ज चारा खाने के बाद जब वो डकार लेती हैं उसमें से मीथेन गैस खारिज होती है, या उनके फजले में से मीथेन गैस खारिज होती है जो कि अपने अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत रखती है कि वो हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो इसी तरह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये 200 सालों में इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ने के नतीजे में, सनतें बढ़ाने के नतीजे में, ट्रांसपोर्ट ज्यादा बढ़ाने के नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे खारिज की हैं कि उन्होंने सूरज की तरफ से आने वाली हरारत को बड़े पैमाने में अपने अंदर कैद कर लिया है और वो बायस बनी है एक अमल का जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आलमी हिद्दत में इजाफा कहते हैं। अब मुसलसल 4-5 दहाइयों से आलमी हिद्दत में इजाफा होने के नतीजे में, यानी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में अब क्लाइमेट चेंज हो गया है। यानी दुनिया के जो वेदर पैटर्न हैं, जो माहौल के यहाँ पे कुदरती पैटर्न से वो तब्दील हो गए हैं। गर्मियां जो हैं वो अब एक्सपेंड करके 9 महीनों पे चली गई हैं। सर्दियों का दौरानिया कम हो गया है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं। गर्मियों में हीट वेव्स आती हैं और पैर दर पैर हीट वेव्स ऐसी आती हैं कि वो हर जगह पे खुश्की कर देती हैं, ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं। उस ड्राइनेस में जंगलात जो हैं जी जबकि वो भी है, साथ बड़ी बात है वो ये है कि जंगलात को आग लग जाती है। आप पूरी दुनिया में इसको कहते हैं बुश फायर्स। बुश फायर्स का पहला साल है पाकिस्तान में मरी के जंगलात में आग लग गई है, कलर कहार के जंगलात में आग लग गई है, सून चकेसर के जंगलात में आग लग गई है। क्योंकि ड्राई स्पेल, लंबे हीट वेव्स आती हैं, दरख्त इस बुरे तरीके से खुश्क हो जाते हैं कि पहाड़ से लुढ़कने वाला एक पत्थर की उसमें से चिंगारी निकलती है और जंगल को आग लगती है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उस आग को बुझा सकें, लिहाजा हम बड़े पैमाने पे इसके अलावा सैलाब देखा 2022 में पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि इंसानी तारीख का एक बड़ा सैलाब था जिसका, तो ये सैलाब आने, बारिशों के पूरे 6 महीने बारिश नहीं होती और फिर 15 दिनों के अंदर पूरे 6 महीनों की बारिशें हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे जमीन, फसलें और जो है हैबिटेट जो वाइल्ड लाइफ का है वो तबाह हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम जो वेदर पैटर्न्स में चेंजेस हुई हैं, ये तमाम वो मंफी असरात हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान और दुनिया के और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हैं वो उससे बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, जिन ममालिक का इस क्लाइमेट चेंज में कोई किरदार ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं हमारे पास तो सनतें भी नहीं हैं और ना कोई हमारे पास इतनी बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्ट है जिस तरह से मगरबी ममालिक के पास है। तो क्लाइमेट चेंज में हमारे ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज लेस देन 1% है। दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज्यादा आज भी चाइना, अमेरिका और इंडिया खारिज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तो बेचारा खारिज भी 1% से कम करता है। लेकिन बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाले जो मनफी असरात हैं उनको फेस करने के लिए हम फोर फ्रंट पे हैं। दुनिया के 10 वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर है, पाकिस्तान उनमें 6ठे नंबर पे है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा सर, अब आपने बड़ी तफसील से ये तो देखें, हम तो तालिब इल्म हैं, आपने बाहर जो कि आपकी डॉक्टरेट भी बाहर से है, हम जानते हैं, आप हमारे उस्ताद भी हैं, वहाँ का और यहाँ का कोई मुआवजना कर सकते हैं? एक तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे ज़ाहिर है ये इस तरह की जो गैसेज है उसका अखराज ज़्यादा है, तो इस पे काबू पाने के लिए कितना किरदार ये बड़े ममालिक जो गैसेज निकाल रहे हैं और वो उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो उनके यहाँ वो चूंकि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो वो इस पे कोई काबू पाने की भी कोई कोशिश कर रहे हैं, या आपने कोई नोट किया या आपने देखा? देखें, चूंकि ये एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी जो है ये क्लाइमेट चेंज की शक्ल में एक इंसानों के लिए एक नई एमरजेंसी जो है दुनिया में नाफज हो गई है। लिहाजा मगरबी ममालिक जहाँ पे तालीम जो है 100% लिटरेसी रेट है, वहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो डे फर्स्ट से ही माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स को जानता, पढ़ता, समझता है। तो इवेंचुअली वहाँ का जो एक आम शहरी है वो क्लाइमेट चेंज का फहम एक
मगर हमारे खित्ते में पाए जाने वाले आम आदमी के मुकाबले में बहुत ज्यादा रखता है। लिहाजा वो उसकी वजह से उसका प्रेशर, उस एक शख्स का, एक इंडिविजुअल का प्रेशर वहाँ की हुकूमतों पे, वहाँ की सनतों पे, वहाँ के सनतकारों पे, वहाँ के एमिटर्स पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ हमारे लोगों को फहम ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, तो वो लिहाजा आप देख रहे हैं कि हम 10-12 साल हो गए हैं इस लाहौर शहर में हम ये स्मॉग के इशू को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम खामोश हैं। जबकि आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यही स्मॉग जब लंदन में 1952 में आई थी, क्योंकि हम तो अभी थोड़ी बहुत सनतें यहाँ पे देख रहे हैं ना, लंदन में से तो ये सनती इनकलाब आया था। तो 1952 में जब लंदन में स्मॉग आई, जिसको द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन कहते हैं, और 5 दिसंबर 1952 से लेकर 9 दिसंबर 1952 5 दिनों के अंदर 12,000 शहरी मर गए स्मॉग की वजह से, सांस नहीं लेने की वजह से। तो उसके नतीजे में एक ऐसा प्रेशर उनकी हुकूमत पे क्रिएट हुआ कि उनकी हुकूमत ऐसी पॉलिसियां लेकर आई कि आज लंदन जो है वो दुनिया की साफ तरीन हवा का जो है हामिल शहर जो है वो करार पाया है। तो उनकी हुकूमतों में प्रेशर हुआ ना, पब्लिक प्रेशर। जबकि हम कई सालों से यहाँ पे स्मॉग की शक्ल में, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ ये एक फिनोमिनन है। स्मॉग किस वजह से होती है? सनतों में कार्बन जलने के नतीजे में ही होती है, गाड़ियों के धुएं से ही होती है। जब एक गाड़ी या सनत के अंदर आप फॉसल फ्यूल को यूज करते हैं तो 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं। एक ग्रीन हाउस गैसेज जो हमें नजर नहीं आती, जो कार्बन गैसेज हैं, और दूसरा जो चीज हमें नजर आती है वो धुआं होता है। तो यही धुआं सनतों से निकले, यही अगर आपके किसानों के ये कोई भी फसल जलाने के नतीजे में निकले, ईंटों और भट्टा खर्चने से निकले, यही जो है जमीन से गर्द या ये जो धूल गुबार उड़ने के नतीजे में इस मौसम में, ये खसूसी तौर पे इस मौसम में क्यों होती है स्मॉग, कि इस मौसम में क्लाइमेट चेंज की वजह से जमीन का ऊपर का दर्जा हरारत गर्म है और ग्राउंड लेवल जो दर्जा हरारत है वो सर्दियों के आगाज की वजह से ठंडा हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल जो मैंने आपको बताए हैं, कार्बन पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या और ये सारे जो हैं ये फंस जाते हैं इसी लोअर जो जमीन की लेयर है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में स्मॉग की वबा की शक्ल में लाहौर में फैल जाती है और हम सब जो है बुरे तरीके से इससे मुतासर होते हैं। तो हमारे शहरी को इसका चूंकि शऊर नहीं है, लिहाजा वो इस पे बोलता नहीं है, लिहाजा हुकूमतों पे प्रेशर जो है इतना नहीं है जितना कि मगरबी ममालिक के शहरी जो हैं वो अपनी हुकूमतों पे माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वहाँ का तालिब इल्म, वहाँ का नौजवान बहुत एक्टिव है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं। हमारे यहाँ लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वो हर फ्राइडे को पूरे यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से एक स्वीडिश यंग गर्ल है, ग्रेटा थुनबर्ग, उसकी वो तहरीक है और वो पूरे यूरोप को के बहुत सारे शहरों को बंद कर देते हैं अपनी तहरीक। वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपनी हुकूमतों पे, सनतकारों पे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनके अखराज को कम करें, क्योंकि आप लोग तो अपनी जिंदगियों खेल चुके हैं। हम यूथ जो हैं, नौजवान नस्ल जो फ्यूचर है इस सारे का, अब हमारी जिंदगियों से क्यों खेल रही हैं? इसी तरह से एक्सटिंक्शन रेबेलियन है, इसी से जस्ट फॉर ऑयल है, ये वो तंजीमें हैं आलमी जो क्लाइमेट चेंज के एजेंडे के इर्द गिर्द हैं। लिहाजा इन्होंने वहाँ के आम शहरी, वहाँ के नौजवान तबके, उनके शऊर में बेतहाशा इजाफा किया है। हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ हम जैसे मुल्कों में न सिर्फ क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी का जो टॉपिक्स हैं ये मीडिया के एजेंडे पे भी आने चाहिए, बल्कि नौजवानों और आम अफराद के एजेंडे पे भी आने चाहिए, ताकि यहाँ हमारे यहाँ अगरचे हमारी एमिशंस तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ स्मॉग का इशू जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये इसी वजह से फिर इवेंचुअली हमारी हुकूमत पे, पॉलिसी साजों पे प्रेशर आएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पे हम फिर माहौल को साफ करेंगे। लेकिन ये पहला साल है साजिद साहब, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे लग रहा है कि इस दफा कुछ हुकूमत थोड़ी सी संजीदा है और कुछ बात इस दफा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो गुज़श्ता 2-3 सालों में जर्मनी से वापस आने के बाद फील कर रहा था कि शायद सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है, लेकिन अब लग रहा है इस दफा कि हुकूमत ने किसी हद तक
जो है यहाँ पे स्मॉग के इशू को कंट्रोल करने के लिए कम से कम संजीदगी दिखाई है। क्योंकि इस मौसम में अक्टूबर के मिड में यहाँ पे बहुत दफा 300 तक जो है वो चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल, तो इस दफा 150 से 200 के दरमियान रह रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर हुकूमत की पॉलिटिकल विल हो और जज्बा हो तो ये रोकनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक काम आपने करना है स्मॉग के इशू पे काबू पाने के लिए कि आपने जमीन से इन जर्रात के अखराज को, एमिशंस को, यानी कार्बन पार्टिकल्स को या डस्ट पार्टिकल्स को आपने जमीन से खारिज नहीं होने देता। ऐसे जराए जहां से ये खारिज होते हैं उनको कंट्रोल कर लिया तो स्मॉग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अदरवाइज स्कूलों में छुट्टियां देके या बारिशें बरसाने से इसका मसला जो है वो हल नहीं होगा, और वो आर्जी हल है। अच्छा सर, सर ब्रेक लेना है, उसके बाद अभी हमने आपसे सोल्यूशन भी पूछना है और मजीद डिटेल भी जानेंगे। हमारे साथ ही रहिए, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शफीक साहब, आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो काफ़ी डिटेल से हमें समझा दिए कि क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। हमने तो वैसे पूरा साल यही देखा है कि सिर्फ 4 मौसम है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, लेकिन ये 5वां मौसम जो ये स्मोक का आ जाता है, ये सिर्फ दिसंबर जनवरी में ही क्यों रहता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत रेलिवेंट सवाल है। पाकिस्तान, देखिए मैंने जैसे बताया है अभी आपको कि स्मॉग जो कि 2 अल्फाज का जो है कॉम्बिनेशन है, स्मोक और फॉग। फॉग जो है जैसा कि हम जानते हैं धुंध होती है और स्मोक जो कि धुआं निकलता है, इन दोनों के मिलाप से स्मॉग जन्म लेती है। तो स्मॉग जो है वो चूंकि फॉग इन दिनों में जब टेम्परेचर इन्वर्जन, जब सर्दियां आ रही होती हैं तो धुंध जो है वो पड़ने का अमल शुरू होता है। तो ये जो धुंध है इसमें जब हम जमीन से वही डस्ट जमीन से हम जब उसको एमिट करते हैं या जमीन से हम बड़े पैमाने पे कार्बन या ब्लैक सूट जो हम खारिज करते हैं सनतों में, जब हम काला जो है ब्लैक कार्बन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाहौर में, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एक हमने बड़ा खौफनाक किस्म का एक हमने ईंधन इजाद किया है, मैं तो इजाद कहना ही कहूंगा, जो बेसिकली टायरों को जला के पायरोलिसिस प्लांट्स में जला के एक हमने बहुत सस्ता ईंधन यहाँ पे लाहौर में बनाया है, उसको हम ब्लैक कार्बन कहते हैं। तो ये जितनी लाहौर के गिरदा गिर्द या शहर के दरमियान में भट्टियां लगी हुई हैं जहाँ ढलाई का काम होता है या जहाँ पे लोहे के पिघलाने का काम होता है, वहाँ पे ब्लैक कार्बन को एज अ फ्यूल जो है वो सनतकार यूज कर रहे हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने उस पे सोने पे सुहागा ये किया हुआ है कि एक तो वो इंतहाई लो क्वालिटी का फ्यूल यूज कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर कोई ECS एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया हुआ कि उस कार्बन को वो फिजा में शामिल होने से पहले कहीं एब्जॉर्ब कर लें। तो इसके नतीजे में वो काली कार्बन फिजा में चली जाती है, फिर फॉग पड़ती है, फिर साथ डस्ट, इस मौसम में बारिशें कम होती हैं तो ये हो जाती हैं। और इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर चूंकि जमीन के जो लोअर ग्राउंड लेवल जो ठंड, रातें ठंडी हो जाती है ना, लंबी हो जाती हैं, तो रात के वक्त में जो ग्राउंड लेवल टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जमीन का ऊपर का हवा है वो गर्म रहती है। तो वो हवा दबा के रखती है तो किसको ठंडी हवा को ऊपर नहीं उठने देती। तो इस ठंडी हवा के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पे फॉग है, इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स हैं, सूट जिसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, डेंडर है, ये जो कपड़ों से बोर निकलती है, इस तरह के बेशुमार, या जिस तरह के पोलन्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी सनतों के खारिज होने वाले केमिकल्स हैं, सल्फर वगैरह के, सल्फाइड्स वगैरह, वो खारिज होते हैं। वो सारे इस फिजा में एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, PM। तो पार्टिकुलेट मैटर उस फिजा में ट्रैप हो जाता है और 5वां मौसम तशकील पा जाता है हमारे यहाँ, जिसमें मैं और आप जैसे जितने शहरी हैं वो आलूदा हवा में सांस लेने से मजबूर हो जाते हैं। बावजूद इसके कि रियासत का ये बुनियादी उसका फर्ज है कि वो हर शहरी को साफ हवा का जो है वो हमें बुनियादी हक प्रोवाइड करे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू हैव दिस बेसिक राइट अचीव्ड इन दिस स्टेट। तो ये रियासत को मेरे ख्याल इस पे गौर करना चाहिए कि हर शहरी का बुनियादी हक उन तक पहुंचाने के लिए वो जमीन से खारिज होने वाले इन तमाम जो
एमिटर्स हैं जो जी। हवा को आलूदा करते हैं, जी। इन पे वो सख्त पॉलिसी नाफिज करे ताकि ये पांचवा मौसम हर साल डर ना आए। और लोगों और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लाहौर के शहरी जो हैं वो पूरी दुनिया में इस हवाले से बदकिस्मत हैं बेचारे हाँ जी। कि उनकी जिंदगी दुनिया के किसी भी और मुल्क में रहने वाले शहरियों के मुकाबले में 5 साल कम हो गई है इस पांचवें मौसम की वजह से, बिल्कुल, जिसमें वो इस बिल्कुल। आलूदा हवा में सांस लेते हैं, जिसमें 2.5 पार्टिकुलेट मैटर से लेके 10 पार्टिकुलेट मैटर तक का माइक्रोमीटर तक का पार्टिकुलेट मैटर पाया जाता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज से लेके कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको दमा कहते हैं, दमे से लेके और दिल के अमराज तक ये पार्टिकुलेट मैटर हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका हम शिकार करते हैं, जिसके नतीजे में हमारी जिंदगी जो है उसका औसत दौरानिया कम हो गया है किसी भी और ऐसे मुल्क में जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की मिकदार कंट्रोल में है। तो सर ये तो आपने बात बता दी है कि सनतें ईंधन इस्तेमाल कर रही हैं जिसकी वजह से इस तरह की कार्बन निकल रहे हैं और इस तरह की गैसेस निकल रही हैं जो ये पूरे माहौल को और हमारे मौसम को ख़राब कर रही हैं, लेकिन आपने हुकूमत का तो अपना काम है वो किस तरह करती है, लेकिन एक आम इंसान क्या कर सकता है? ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी कौन सी हो सकती है जो हम बच सकते हैं इन तमाम चीज़ों से? जी बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि एक हमने कंफ्यूजन दूर कर लें तो वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये करें। गैसेस नहीं सिर्फ गैसेस खारिज नहीं हो रही बल्कि साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर भी इंसान खारिज जी कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे कौन से इंसानी एक्शंस हैं? तो मेरे ख्याल में ये जो हमने जो बिला वजह चीजों को आग लगाने वाला काम पकड़ा हुआ है ना कि मेरा दिल करता वैसे है भी आग लगाते हैं। पूरा कर हम इंसानी रिश्तों में भी आग लगाते हैं। मैं तो आई एम यूज्ड टू से दिस वर्ड के रिश्तों में भी आग लगाने में माहिर हैं और अपने माहौल में भी गिरदा गिर्द। शाम को दुकान वाला दुकान बंद करता है तो अपनी दुकान के इर्द गिर्द पड़ा हुआ जितना सारे कूड़ा करकट है उसको आग लगा देगा, ठीक है, सुबह दुकान खोलते हुए लगा देगा, उसको बिल्कुल परवाह ही नहीं है, उसको किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। मेरे घर के साथ वाले प्लाट में कूड़ा करकट है, मैं बजाय इसके कि किसी महकमे वाले को बुलवा के उसको उठाऊं, मैं चुप करके उसको इकट्ठा करके आग लगा दूंगा। तो ये जो आग लगाने की महारत है ना हमें, फिर क्या है, आसान हल है किसान ने ढूंढ लिया है कि वो क्या करता है, ये आग लगा देता है। ये इसको अभी चावल की फसल जो उसके स्टबल्स हैं, जो रिमेन्स हैं, जो उसकी मुड हैं, उनको आग लगा देते हैं। इसी तरह से गंदों को भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो रहा होता, उस वक्त स्मॉग का इशू नहीं होता मई जून के अंदर ना, अप्रैल मई के अंदर, तो हालांकि वो ज्यादा पैमाने पे बड़ी आग लगती है। लेकिन इस वक्त चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है इसलिए ये स्टक हो जाते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर, इसलिए हमें ये मसला ज्यादा में आता है। इसके अलावा और जो हमें करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि ये जिसपे हमें नजर रखने की जरूरत है कि हम एक काम ये करें कि हम नजर रखें गिरदा गिर्द अपने, और वो लोग जो कि जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसी ट्रांसपोर्ट पे नजर रखने की जरूरत है जो कि हमारे गिरदा गिर्द, और कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो महकमा माहौलिया जो हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है कि आप ऐसी कोई गाड़ी कोई व्हीकल देखते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमिट कर रहा है धुआं, तो आप हमें रिपोर्ट करें, हम उनका अपना मैकेनिज्म है उनको पकड़ने का। इसके अलावा बतौर एक फर्द के तौर पे मैं क्या काम कर सकता हूँ कि अपनी गाड़ी का टाइमली ट्यूनिंग कराऊं। मैं खुद भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं न करता, मैं अपने मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा उसकी टाइमली ट्यूनिंग करवाऊं ताकि उसके इंजन में से कम जो है वो कार्बन पार्टिकल्स निकले। इसके अलावा मैं जो एक और बहुत जरूरी काम कर सकता हूँ कि इस मौसम के अंदर अगर मेरे, क्योंकि ड्राई सीजन है, तो मेरे घर के गिरदा गिर्द अगर कहीं पे मिट्टी के ऐसे कोई ऐसा पैच है जहां से घर उड़ सकती है, तो मैं अगर उसको थोड़ा सा पानी देके वेट रखूंगा इन दिनों में, तो ताकि उसमें से कोई गाड़ी गुजरे और वो धूल और वो जो है वो इस पार्टिकुलेट मैटर में अपना जो है अपना हिस्सा न डाल सके। तो बतौर शख्स हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन जिम्मेदारियों को महसूस करें और बिला वजह जो है आग ना लगाएं, बिला वजह जो अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग टाइम पे करवा के रखें, ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं उन पे नजर रखें, और हम बिल्कुल बताएं जब हमारी बात होती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अफराद से या उनके जो जिम्मेदारान हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो अपना नंबर जो है वो बताया हुआ है कि आप हमें ऐसी तमाम गाड़ियों के बारे में इत्तला दें, लेकिन हमें पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ये बात ठीक है। हम जी सर, करें बात, आप करें। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि ये अब आपकी बात बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि हर चीज हुकूमत पे डाल के हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते,
हम हर शख्स ने इसमें हिस्सा डालना है। अच्छा सर, तो हमें अपनी जिस तरह आपने ये बात की कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का जो है ना वो 1% भी हिस्सा नहीं है, जो भी उसके बदअसरात हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम देखते हैं तो 3-4 साल से, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, लाहौर है, कराची है, या हमारे नेबर जो कंट्री इंडिया, मुंबई है, ये अक्सर पहली पोजीशनों में ना इनका मुकाबला चल रहा है, कभी लाहौर, कभी वो, और कभी कराची। अब ये कि यहाँ ये माहौलियाती आलूदगी चूंकि एक और चीज है, ये तो हम नहीं कंट्रोल करनी है ना, पाकिस्तान ने, या इसमें भी किसी दूसरे मुल्क का कोई किरदार है, या कितना हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो माहौलियाती आलूदगी है ना, माहौलियाती तब्दीली नहीं, हाँ, माहौलियाती आलूदगी लोकल इशू है जी बिल्कुल, इसमें हमने खुद ही हिस्सेदार हैं। असल में एक और बड़ी वजह भी इस खित्ते में माहौलियाती आलूदगी ज्यादा होने की वजह जो है वो यहाँ पे गुर्बत भी है। गुर्बत ज्यादा होने की वजह से इवेंचुअली लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करने के तरफ जा सके ना। मगरबी ममालिक में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ कि वहां पे कोई लकड़ी को आग लगाए, वहां पे तो इजाजत भी नहीं होती, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि लोगों ने अब अपना चूल्हा तो जलाना है 3 टाइम, तो जब उनके पास कोई एलपीजी, कोई एलएनजी या कोई और बिजली के जरिए इतनी महंगी है कि उस पर खाना पकाने का वो सोच ही नहीं सकते, तो अपना जो है नानो नुस्खा जो है उसके लिए इवेंचुअली आपने फिर कुछ ना कुछ तो फ्यूल जलाना है ना। तो लोगों की अक्सरियत के पास जो अवेलेबल और चीप रिसोर्स है जलाने के लिए वो लकड़ी है या कोयला है, या लोग जो हैं वो मिट्टी के तेल के चूल्हे जलाते हैं। तो इवेंचुअली ये जो सस्ता जितना फ्यूल होगा उतना ही ज्यादा वो माहौल को आलूदा करने वाला पार्टिकुलेट मैटर फिजा में खारिज करेगा। तो इस खित्ते में, और फिर यहाँ पे एक और बड़ी वजह जो है वो बड़ी तादाद में इंसान है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ओवरबर्डन्ड है इस छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर ना। इंसानों की पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी बहुत ज्यादा है, लिहाजा जितने इंसान ज्यादा होंगे वो ज्यादा फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने डिटेल से बताया। और अब कोई एक तो वो मुझे याद आ रहा है, अल्लामा इकबाल, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत और एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। ये हाँ, मेरा ख्याल है कि ये वही सूरत हाल है, और उसके नतीजे में ही हम जाना एक देखें सर, बीमारियां उसके बाद कितनी हैं पाकिस्तान में, फिर इलाज की सहूलतें भी नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने, ये 5वां मौसम भी आ गया, और इसी तरह के जो जितनी आपने निशानदेही की, वो ये सारी चीज़ों को कोई आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई एक स्टेप ऐसा जो हम या हुकूमत या कोई चीज़ जो फौरी नौयत का उठाने वाला है, ताकि हमको बच सकें, गरीबों को भी बचा सकें, खुद भी बच सकें? आपकी जो रिसर्च है इस पर, कोई पहला कदम कौन सा उठाएं? मेरे ख्याल में जितनी देर तक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा कि मैं एज अ पर्सन क्या कर सकता हूँ, हर फर्द की ना एक अहमियत होती है एक सोशल सिस्टम के अंदर। तो हमें तो सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम इन जो पार्टिकुलेट मैटर है या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके अखराज में हम अपने किरदार को कम से कम मिनिमाइज कर सकें। कोशिश करें कि हम कम से कम इनका बायस बने इनके अखराज का। सेकंड, हम इसको समझें इस प्रोसेस को, और जिस भी फोरम पे हमारा हम इस आवाज उठा सकते हैं, यानी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास आप माउथ पीस हैं, आप वॉइस ऑफ द वॉइसलेस फ्रैक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, माशरे के वो अफराद जिनके पास वो जो सहूलत जो आपके पास है उनके पास नहीं है, कलम की या माइक की, तो आप ये जिम्मेदारी आप अदा कर सकते हैं कि आप जो है इसकी उनकी आवाज उठाएं उन अफराद के लिए, और हुकूमतों से कहें कि वो अब बराए मेहरबानी वो अब जैसे पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के अफराद में तो हिस्सा उसका बहुत कम है, लेकिन वो हुकूमत वक्त को ये तो कह सकते हैं ना कि जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है 2022 के सैलाब के नतीजे में कि $30 अरब का, गैर जानबदार अदारों ने बताया कि $30 अरब का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान को ये तो प्रेशराइज कर सकते हैं कि हजूर आप आलमी फोरम पे जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहें कि हमें आपसे भीख नहीं चाहिए,
आपकी तरफ से किया गया क्लाइमेट चेंज जो है उसके नतीजे में आने वाला सैलाब जो है वो पाकिस्तान के अवाम की जेबों से ना वसूल किया जाए महंगाई करके, उसमें जो आलमी एक ये पुरानी डिमांड है हम जैसे मुल्कों की, लो एमिटिंग कंट्रीज की, कि हमारा मुतालबा है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए जिसमें ये तमाम अमीर मुल्क जो है वो पैसा डालें और जिस मुल्क में भी कोई माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में तबाही आए वहां के अवाम को वो पैसा जो है वो एज अ पेंशन के तौर पर दिया जाए। तो हमारी हुकूमतें जो हैं वो चूंकि इसमें पब्लिक डिमांड ही नहीं है, लोग इस पे बोलते ही नहीं है, तो हुकूमतें भी जो हैं वो चुप करके ये जो महंगाई की पाकिस्तान में मुसलसल एक लंबी वेव है, इसके पीछे 2022 के सैलाब का बहुत ज्यादा किरदार है। तो हुकूमतें चुप करके चूंकि अवाम की तरफ से डिमांड ही नहीं है तो वो महंगाई कर करके हमारी जेबों से वो पैसा निकलवाती जा रही हैं और वो अपने जो हैं वो ममालिक जो कि बुनियादी बेसिक प्लेयर्स हैं उन पे चूंकि पब्लिक प्रेशर ही नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि हमें हुकूमतों पे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए अपनी, कि हम हुकूमत को, जैसे आप मीडिया है वो हुकूमतों पे प्रेशर जो है एक्सर्ट करे कि हमें लॉस एंड डैमेज का जो फंड का पुराना मुतालबा है उसके लिए हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है प्रेशराइज करना चाहिए और उनसे हमें ये मांगना चाहिए कि जी हमें ये हमारा बुनियादी, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हम माहौलियाती नाइंसाफी का शिकार है पाकिस्तान। हमें इस माहौलियाती नाइंसाफी में हम चूंकि एक एग्रीव पार्टी हैं तो हमें उसका जो है कंपनसेशन दी जाए, हमें डैमेजेस दिए जाए। तो ये मुतालबा जो है ये करना जो है ये हमारा हक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फर्द जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो फर्द इन एमिशंस को कंट्रोल करने में अपनी जात से लेके हुकूमतों पे प्रेशर डालने से लेके इन वर्ड्स ऑफ माउथ को दूसरे अपनी अब नई आने वाली नस्ल को समझा सकता है, उनको बता सकता है कि ये आफत क्या है। तो मेरे ख्याल में एक फर्द का बड़ा अहम रोल है इस सारे अमल में और इस सारे शऊर को फैलाने में। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, सर साहब दुनिया की तो ओवरऑल हमने बात कर ली है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हमें इससे ज़्यादा कंसर्न है। तो गुज़िश्ता दिनों ऐसी हुई है यहाँ पर, उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या बातचीत की गई है और इसमें तब्दीली के लिए क्या इकदाम तय किए गए? अच्छा, वो उसकी तफसील मुश्तरका एलामिया में नहीं आई, लेकिन ये है कि उन्होंने इसको एड्रेस किया है, क्लाइमेट चेंज को, मईशत को। ये बायलैटरल एक कह लें एक फोरम है, सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक मजमूई तौर पे जो उन्होंने कुछ चीज़ों को एड्रेस किया है वो मईशत है, जिस तरह इन ममालिक की आपस में जो टेंशन है कुछ ममालिक की, और क्लाइमेट चेंज, वो इस खित्ते का ये वाला जो SCO है ना, जो शंघाई ताउन तंजीम, इसके जो मुस्तकिल 10 मेंबर्स हैं ममालिक, और उनमें बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे रूस और चीन है। पाकिस्तान भी अपने खित्ते की वजह से एक ताकत तो है, वो चाहे हमने उसको नाताकती में बदल दिया है वो अलग एक बात है। हम चूँकि आज मौजू हमारा और है, इसलिए हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते। तो ये अभी यहाँ पे जो हुआ है तो इसमें हमारा एक रोना है, वो वही है जो शफीक कम्बोज साहब बता रहे थे कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का रोल है ना पाकिस्तान का इसमें, यानी क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसमें पाकिस्तान का 1% किरदार है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसका शिकार है। चूँकि पाकिस्तान के पास रोकथाम के लिए सरमाया नहीं है, इसके लिए जो है ना वो कोई पानी को प्रिजर्व करने का कोई नहीं है हमारे पास, कोई हमने वो नहीं बनाए हुए, कोई ज़खायर नहीं हमने उसके इस तरह के बनाए, तो हमारा ज़िया भी हो जाता है सारा। ग्लेशियर्स जब इस हीट वेव, इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जब वो पिघलते हैं तो दुनिया ने तो डैम बनाया है। मतलब चीन का अगर वो रोल है ना जी क्लाइमेट चेंज में, तो वो उसने फिर उन चीज़ों को महफूज भी करने का बंदोबस्त किया। सबसे बड़ा डैम भी दुनिया के अंदर जो है ना वो चीन में है, चीन का है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है ना जी, जो जिसमें दुनिया एक बड़ा किरदार अदा कर रही है और उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, वो SCO में इसलिए नहीं हो सकता था कि वो शंघाई ताउन तंजीम की रेंज से बाहर है। फर्ज कर लें इसराइल जो अब बमबारी कर रहा है, वो कब से कर रहा है, वो कितनी खतरनाक किस्म के जो है ना वो बम्स फेंक रहा है। पहले गजा पे फेंकता रहा, फिर उसने जनाब एक कार्रवाई अलग की, वो सियासी तौर पे एक ईरान को जनाब वो जाके जो है ना टारगेट किया, वहाँ इस्माइल हनिया को मारा ताकि आओ भाई तुम लोग क्यों चुप करके बैठे हो, उठो
और आओ हम जंग करें। फिर जनाब वो वहां तक नहीं ठहरा, फिर वो लेबनान शुरू हो गया और वहां वो किस तरह से काम कर रहा है, वो फास्फोरस बम्ब्स जो है ना वो फेंक रहा है, वो तो जमीन चूस और खा जाता है, इंसानों की हड्डियां और इंसान का तो कुछ भी नहीं मिलता। वो वाली जब बम्बार आप कह लें एटम का ये किस्सा होता है ना जी, जिस तरह की वो उसमें चीजें हैं बम्ब्स में, वो भी तो उसके भी तो असरात मुरतब हो रहे हैं। उससे पहले चूंकि वो कोई नाम नहीं लेता, उसमें अमेरिका और नेटो शामिल है, बिलखसूस एक प्रॉक्सी वार के जरिए यूक्रेन और रूस की जंग है, वो इतनी हद तक चली गई कि लग रहा था कि ये कहीं एक दूसरे पे कोई एटम बम्बिंग न शुरू कर दें। ज़ाहिर वो तो नहीं कर सकते, रूस ही कर सकता है। चूंकि एक खबर आई थी कि उसने उसकी जो एक एटॉमिक पावर जो उनका सेंटर है वहां भी उसने एक अटैक किया था। अगर वो फट जाता, फर्ज कर लें वो, और बड़ी एक दफा एक बेचैनी फैल गई थी दुनिया के अंदर, वो खबर फिर दबा ली गई। ये अपनी जगह पर वो एक मामला है, टेक्निकल चीजें तो वो तो बता दी ना जो पूरी दुनिया में, लेकिन इसको कोई नहीं रोक रहा। लोग समझते हैं कि चलो अच्छा है, कारोबार चल रहा है जनाब, यूके का भी असला वो ले रहे हैं, वो फ्रांस का भी ले रहे हैं, वो अभी तो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। एक बात करता है तो उसके खिलाफ हो जाती है दुनिया कि आप लोगों ने कैसे कहा है कि जी इसराइल को असला नहीं देना जी। भाई जाहिर है ये भी चीजें हैं ना, ये इंसानों की जिंदगियों पे क्लाइमेट चेंज इस तरह तबाही फैला रहा है और ये जंगें भी उसके ऊपर तबाही फैला रही हैं, और उसके साथ है तो क्लाइमेट चेंज पे भी असरात मुरतब कर रहा है। कोई माने ना माने, दुनिया ने, चूंकि दुनिया है वन साइडेड एक ट्रेन। एसयू में पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया है ना, कहा गया है कि जंग बंदी की जाए, जिक्र भी किया गया इस बारे में, लेकिन जब तक प्रेशर नहीं आएगा सर सब तो ये जंग बंदी तो होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत को क्योंकि चैलेंजेस हैं अपने मुल्क में ही, जितना ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने सारे असरात बता दिए हैं, फ्लड, तूफान, तो उसकी वजह से तो हमारी इकोनॉमी पे भी काफ़ी असर पड़ता है। वो क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज कर रही हैं। इसके नतीजे में आपको जिन जिन तूफानों का, जिन जिन सैलाबों का, और जिस तरह की मुख्तलिफ हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक्स और ये जो मुख्तलिफ स्पेल आते हैं मौसमियाती, तो उसके नतीजे में फसलों की तबाही जो होती है, वो फसलें कम होना शुरू हो गई हैं। पिछले इस सदी में आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेशो कम होना शुरू हो गई है। ये कपास को ले लें, वो पहले से ही कम होना शुरू हो गई थी, गंदम है, चावल है, और ये सारे के सारा क्लाइमेट तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है इकोनॉमी पे ये क्लाइमेट चेंज जो है। और अच्छा हमारा मसला ये अलमिया ये है कि एक तो हम पहले गरीब मुल्क हैं, गरीब नहीं मकरूज मुल्क हैं, हम मकरूज हैं। दूसरा हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं ये जाहिर है हमारे यहाँ उसका असर इसलिए हो रहा है कि हम एक ज़री मुल्क हैं, तो ज़रात पे इसका असर हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रही है। हमारा उस पर कुछ गुजर बसर अपना भी हो रहा था और हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करके जो है ना कोई इकोनॉमी चला रहे थे। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, चूंकि अब इकोनॉमी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये तो हम बिल्कुल एक ऐसे सांस लेने के लिए कभी IMF के पास चले गए, कभी जनाब चीन के पास चले गए, कभी UAE के पास चले गए, कभी सऊदी अरेबिया के पास चले गए, तो वो हमें कुछ थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। हम असल में तो बेस करते हैं ज़रात पे, वो मुतासर हो रही है। तो दुनिया में बाकी ममालिक के पास कुछ इसको काउंटर करने के कुछ हैं, कुछ और भी उनके वसाइल हैं, ज़्यादा अमीर ममालिक हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारी चीज़ें, हम तो लकीर के फ़कीर हैं। अब हमारा किसान जो है ना, अभी पिछले दिनों गंदम के नतीजे में जिस तरह वो रुल गया है और जिसका वो शिकार हुआ है, वो तो एक साल उसकी कमर सीधी नहीं होनी जी। तो वो, लेकिन ये अलग पॉलिसियां, ये अलग इश्यूज हैं। आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं कि हम इसके ऊपर काबू कैसे पा सकते हैं, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? बस एक तो हुकूमती सतह पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ एक एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, एक सूबे का अलग है, बाकी सूबों का अलग है, ये अलग अलग सूबाई हमारे महकमे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ, यहाँ टाइम नहीं है आपके प्रोग्राम में, उसका सिर्फ हम बता दें कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप कहेंगे हम तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनके पास गाड़ियां हैं ना, उनके पास ये जो गैसेस निकलती है ना, ये गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, ये चेक करने वाली मशीनें नहीं है। उनके लोग खड़े होते हैं, ये पता कहाँ कहाँ खड़े होते हैं,
ये शहरों के एग्जिट और एंट्री जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ भी खड़े होते हैं, शहरों के अंदर भी होते हैं। उनके पास वो आलात ही नहीं है, वो उनके पास मशीनें ही नहीं हैं। और अब तो देखें, अब हर हुकूमत आके क्या करती है कि ये कर देंगे। अभी दूर नहीं जाते, पिछली जो अबूरी हुकूमत आई थी उसने एक मसनूई बारिश शुरू कराई थी। सही। वो पहली दफा एक पाकिस्तान में बड़ा इनकलाब आया। हाँ। उसके बाद और ज्यादा स्मोक हो गई थी, सही। और ज्यादा मसाइल हो गए थे। अब ये हुकूमत सर, दावा सर, कर रही है conclude। जी, ये दावा कर रही है ये हुकूमत, लेकिन ये है कि अभी मौसम आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज की पंजाब की बात कर लें, उन्होंने कहा जी हमने इक़दाम उठाए हैं। मसला ये है कि कुछ हवा जो है ना वो हमारी तरफ रुख करती है। अच्छा। तो जो इंडिया जो वहाँ का जो धुआं है ना वो हमारी तरफ आ रहा है, तो इसलिए जनाब वो इंडिया पे हम जो है ना सारा मुद्दा डाल दें। और हम इसका मतलब ये है कि स्मोक उसी तरह होगी। अगर इक़दाम उठाए हुए हैं तो फिर फ़र्क भी नज़र आना चाहिए। ये हम अब इस सीज़न में देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है, क्या अगर हम नेचर के साथ जुड़ जाएं तो मेरे ख्याल से हमें वापस आना चाहिए। मैं ना मसाइल से निकल सकते हैं। मैं वो प्रोग्राम का वक्त एक खत्म हो गया। इकबाल का शेर चूंकि पहले भी याद आ गया था, वो कहता है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका और अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा आज तक फैसला नफ़ो ज़रर कर ना सका। यानी हम जो है ना दुनिया कहाँ चलेगी, आज चांद पे चलेगी, लेकिन हम इतना नहीं कर सके कि हमारे हक में ठीक क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।